नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। So, Viren, tell us something about yourself. यस सर। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मीणा है। मैं क्या हिंदी में है? यस सर, मेरा मीडियम हिंदी है। अच्छा। यस सर। मैं राजस्थान कोटा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कोटा से प्राप्त करी है। इसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से 2019 में पास करी। सर इसके बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर ये मेरा पहला इंटरव्यू है। इसके साथ सर मुझे मेरी जो हॉबीज और इंटरेस्ट है उनके अंदर मुझे रेलवे के बारे में जानकारी लेना अ, और क्रिकेट खेलना और इवनिंग वॉक इनमें मैं रुचि रखता हूँ। आपने कहा है कि आप रेल एंथुजियास्ट हैं, है ना? रेलवे को लेकर। तो पहली रेल कहाँ चली थी और कब चली थी इंडिया में? एग्जैक्ट डेट बताइए। सर अगर पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच में 1857 में चली थी। 1857? पक्का? सर नहीं 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 1757, सॉरी सर। 1757? 1757 तो नहीं, 1857 भी नहीं। तो आप रेल एंथुजियास्ट कैसे हुए जब आपको पहली ट्रेन के बारे में नहीं पता? सॉरी सर, मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कोटा किस लिए फेमस है? सर कोटा वैसे अगर देखा जाए तो कोटा को एजुकेशन सिटी के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन सर एजुकेशन सिटी के साथ में एक कल्चरली और इन्वायरमेंट और जो टूरिज्म है उसके लिए भी काफी फेमस है और अभी काफी गति और कर रहा है इस सेक्टर में। सर मेनली एजुकेशन के लिए काफी फेमस है। ये अभी कुछ सीरियल्स बनी थी ओटीटी पे, उनमें कोटा वाज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। मतलब कोटा को लेके कौन सी सीरियल्स थी वो, नाम बता सकते हैं? सर अगर जो मुझे याद आ रही सर, एक कोटा फैक्ट्री करके थी जो टोटल वायरल फीवर के प्रोडक्शन में बनी थी, जिनके 2 सीजन आए थे। सर उसके अलावा एक दो सीरीज और बनी थी जो मेडिकल से रिलेटेड थी। सर वो मैंने देखी नहीं सर, मुझे उसका नाम याद नहीं। सर ये बनी थी मेनली। सर इसके अलावा एक मूवी की भी अभी शूटिंग चल रही थी रिसेंटली, तो उसका नाम रिवील नहीं किया गया लेकिन अभी प्रोसेस में है। ये बताइए कर्मयोगी स्कीम क्या है? कर्मयोगी स्कीम। यस सर। सर कर्मयोगी स्कीम जो कि हमारे सिविल सेवा सुधार जो है उनमें एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें एक होलिस्टिक वे में जो नए सिविल सर्वेंट जो अभी आने वाले हैं सेवा में और जो ऑलरेडी सेवा में, उनके प्रदर्शन और उनकी जो हम कहेंगे स्किल्स में कैसे सुधार लाया जाए, उनको कैसे पब्लिक ओरिएंटेड बनाया जाए, इस दिशा में सुधार की कोशिश की जा रही है इस स्कीम के द्वारा। तो ये पिछले जो अभी तक प्रयास किए गए हैं उससे भिन्न किस तरह से? सर सर मुझे एग्जैक्टली तो इस विषय पे आइडिया नहीं है सर, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस स्कीम के अंदर पब्लिक जो एक माइंडसेट है पब्लिक का सिविल सेवकों के प्रति कि वो उच्च वर्ग से आते हैं, उनका एक कनेक्शन नहीं होता है सर, वो जो एक माइंडसेट है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कैसे पब्लिक से कनेक्ट हुआ जाए और ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए, इस दिशा में महत्वपूर्ण पक्ष रखा गया है इस स्कीम के अंदर। महत्वपूर्ण भाग है ये। आपका ऑप्शनल रहा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यस सर। हम्बन टोटा कहाँ है वो, क्यों न्यूज में क्यों था हम्बन टोटा? सर हम्बन टोटा श्रीलंका का एक बंदरगाह है जो कि उसके दक्षिण सिरे पे है। सर अगर हम्बन टोटा एक काफी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका डेवलपमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट और चाइनीज जो एक कंपनी है वो साथ में मिलकर कर रहे थे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि श्रीलंका है जो डेप्ट ट्रैप जो पॉलिसी है चाइना की, उसमें फंस गया और जो इस पे जो उनका अधिकार था हम्बन टोटा पे, उनको कुछ 100 सालों के लिए अपने ये लीज पर देना पड़ा चीनी जो कंपनी थी उनको। तो ये हमारे लिए एक रणनीतिक रूप से काफी
चिंताजनक स्थिति थी, तो इसलिए फेमस है हम्मन टोटा बर्धन का। ठीक है। अपना वर्ल्ड जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आप 5 नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं? 5 बताइए। हाँ बताइए सर। सबसे 5 महत्वपूर्ण में एक तो 5G टेक्नोलॉजी है सर, उसके बाद ब्लॉक। कौन सी टेक्नोलॉजी? 5G। अच्छा 5G, हाँ 5G हो गया। फिर सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन सर। इसके बाद AI और मशीन लर्निंग, जिनको मैं साथ में लेना चाहूँगा। इसके अलावा सर अगर हम एक नई टेक्नोलॉजी जो मेडिकल के फील्ड में आ रही है, न्यूरोलिंक करके एक कंपनी जो उसको डेवलप कर रही है, जिसमें ब्रेन मैपिंग और ब्रेन के अंदर चिप डाली जाएगी सर, वो एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हो सकती है भविष्य में। और सर 5वीं अगर मैं टेक्नोलॉजी, सर नैनो टेक्नोलॉजी में अभी और काफी विकास हो रहा है, काफी नई रिसर्च हो रही है, तो सर नैनो टेक्नोलॉजी आगे मटेरियल जो साइंस है उसमें काफी प्रोग्रेस की गुंजाइश है। ठीक है। ये बताइए आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, और लेटेस्ट कौन सी है? लेटेस्ट कौन सी है? ये 3 चीजों का आंसर दीजिए। यस सर। सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो वर्तमान में 11 हैं सर। ये संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे रखी गई थी सर। अगर सबसे रिसेंटली जो फंडामेंटल ड्यूटी थी सर, वो थी कि जो माता पिता और जो अभिभावक होते हैं उनकी 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको वो शिक्षा का प्रबंध कराएं सर। ये सबसे रिसेंट जो मौलिक ड्यूटी रखी गई है संविधान में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस ड्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी? ओके सर। सर इस ड्यूटी की जरूरत हमारे जो राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक अधिनियम था जो 2005 में लाया गया था, उसके संगत इस ड्यूटी को देखा जाना चाहिए सर। ये मतलब जो हमारा संविधान है वो अपेक्षा करता है जो अभिभावक और जो माता पिता है उनसे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो एक भाग है जो सरकार दे रही है उनको, साथ में ये अभिभावकों को ये दायित्व है कि वो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो सके अपनी तरफ से प्रयास करें। तो सर दोनों तरफ से बराबर योगदान हो, इसलिए इस ड्यूटी को रखा गया था। लास्ट क्वेश्चन, ये राइट टू एजुकेशन इज इट अ फंडामेंटल राइट? सर राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट सर, अगर मैं सही हूं तो शायद नहीं है, क्योंकि सर ये जो उच्च शिक्षा है उसके अंदर अभी ये अधिकार नहीं लाया गया है, तो सर इसको फंडामेंटल राइट्स को कहना गलत होगा। बट सर 6 से 14 वर्ष की जो आयु है सर, उनके लिए ये इनको एक विधिवत रूप दिया गया है, तो सर उनके लिए फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। लेकिन सर नहीं हो सकता है, नहीं है या नहीं, इज इट एनफोर्सेबल और नॉट? सर फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सेबल है ना सर? अभी नो सर, ये अभी इन्फोर्सेबल नहीं है। पक्का? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, शायद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा वीरेंद्र, ये आपने सुना होगा आजकल मेक इन इंडिया का बहुत चल रहा है, और ये मेक इन इंडिया का क्या मतलब है सर, क्या उद्देश्य है मैम? और आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, सॉरी बोलिए। अगर मेक इन इंडिया से उद्देश्य ये है कि अगर हम हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बास्केट हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो मेन जो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल जो पार्ट्स हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे नहीं बना पाते। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, हेवी इंजीनियरिंग हो गई, उनके लिए हमें आगे से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक ये हमारे जो है हमारी जो विदेश नीति होती है या फिर हमारी जो रणनीतिक स्वायत्ता होती है, इस पर सर एक काफी क्वेश्चनएबल ये एक चीज हो जाती है, क्योंकि हम डिपेंड काफी होते हैं दूसरे देशों पे। जैसे अगर हम देखें तो हम चाइना पे काफी डिपेंडेंट है। तो इसमें आई विल इंटरप्ट यू हियर, तो इसमें पीपीपी का कोई रोल है क्या? आप यू अंडरस्टैंड पीपीपी क्या होता है?
सॉरी, मैं मिस कर गया थोड़ी ऑडियो की वजह से। पीपीपी का क्या मतलब होता है? इसमें कोई पीपी का रोल है आत्मनिर्भर भारत में? पीपीपी, ट्रिपल पी। यस मैम, पीपीपी, ओके, सॉरी मैम। हाँ, पीपीपी का रोल है मैम। ये पीपीपी एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहा जाता है कि सिर्फ सरकार का योगदान ना हो किसी चीज के निर्माण में। सरकार एक सहायक की भूमिका निभाए और जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे आए और वो मिलकर काम करें और उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी, हम उसको डेवलप कर पाए मैम। तो पीपीपी का योगदान तो काफी बड़ा है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनोवेशन कर पा रहा है या बाहर से टेक्नोलॉजी लाएगा? पीपी मैम अब हाँ हाँ, बाहर से आएगी टेक्नोलॉजी या इंडिया में डेवलप और इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, ये हो पाएगी? मैम अगर जो रिसेंट के जो अगर हम देखें जो पेटेंट के जो हम हर साल जो अप्लाई करते हैं, लास्ट 5 इयर्स में हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन मैं उसको इतना सॉलिड इम्प्रूवमेंट नहीं देखूंगा कंपैरिजन टू यूएस और चाइना। लेकिन फिर भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं और जैसे ये स्कीम थोड़ा आगे जाएगी मैम, हमारे जो इनोवेशन है उसमें डेवलपमेंट होगा। अभी हम देखें तो जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हम असेंबल के रूप में, असेंबली चेन के रूप में ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे इनोवेशन अभी हम इतनी गति नहीं पकड़ पाए, नहीं कर पा रहे, और हम कर पाएंगे। कर पाएंगे। और दूसरी एक अलग सब्जेक्ट पे मैं जाना चाहूंगी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे के रिफॉर्म्स के बारे में आपका क्या व्यूज हैं? इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। यस मैम। मैम अगर यूएन सिक्योरिटी कमीशन जो है मैम, ये मेरा मानना भी है और ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका मानना भी यही है कि अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जल्दी से सुधार नहीं होते हैं तो ये जो अपनी भूमिका है और जो अपना महत्व है ये आगे चल के खो देगा। क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर के आधार पर बनी हुई है। अगर हम वर्तमान में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ये संतुष्ट नहीं करती है तो मैम इससे काफी दिक्कतें हो सकती है और दिक्कतें हो रही हैं। जो नई जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो फिर नए डेवलप नेशन है, उनको उनकी भूमिका को एक तरीके से कम कर रहा है, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो असंतोष हो रहा है। और मैं, मेरा मानना ये है कि अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब संतुष्ट नहीं है या फिर सब एक पेज पे नहीं है। हाँ, एक मिनट, आई इंटरप्ट यू। हाँ, आई इंटरप्ट यू। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसका मैंडेट क्या था? क्या वो सक्सेसफुल थे यूक्रेन और वॉर को और अदर सच कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में? क्या वो सक्षम हैं? अपना उद्देश्य मीट किया है उन्होंने? तो क्या रिफॉर्म्स चाहिए और क्यों इस संदर्भ? यस मैम। मैम अगर वर्तमान में यूक्रेन में देखा जाए तो हमें इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की असफलता के रूप में ज्यादा देखा जाना चाहिए, क्योंकि मैम जो एक, यस मैम, यस मैम, जो मैम एक जो सबसे बड़ी शक्ति यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को मिली हुई है वो है वीटो पावर। मैम वीटो पावर ऐसी शक्ति है कि जब वीटो पावर कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी जवाबदेही आने नहीं देती, जैसे रशिया ने नहीं आने दी। मैम ये हमेशा का एक इशू रहा है, तो मैम ये सबसे बड़ा इशू है कि उसको हम किसी को जवाबदेह किस तरीके से ठहरा पाएंगे, जो कि अगर कोई गलती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कर रहा है तो मैम ये एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है। और अगर इंडिया और अदर जो कंट्रीज का जो दावे उसके लिए दावा कर रहे हैं कि हमको आना चाहिए, अगर ये सब कंट्रीज उसमें आ गए तो उनको वीटो पार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये डिबेट आपने सुना होगा, कहीं एक दो उसमें राय है। कोई कह रहे हैं वीटो पार सभी को होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वीटो पार हुआ तो मोर इफेक्टिव होगा, वीटो पार नहीं हुआ तो बिल्कुल तो क्या उसका असर होगा? 5 कंट्रीज को अगर मिला और 5 को ना मिला? अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होता है तो मैं ये चाहूंगा कि किसी को भी वीटो पावर ना मिले, कि मैम किसी को भी वीटो पावर मिलने का सीधा नतीजा यही होगा कि जब भी वो उनके इंटरेस्ट आएंगे किसी कॉन्फ्लिक्ट में तो वो वीटो यूज करेंगे, तो फिर वो पूरा प्रोसेस ही इनइफेक्टिव हो जाता है। इसके बजाय हम 75 से 67% की जो मेजोरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में रख सकते हैं, तो मैम ये ज्यादा अच्छा एक कदम होगा जिससे एक बहुमत से एक निर्णय लिया जा सकेगा। लेकिन उसमें भी शायद बहुमत ना हो तो उसमें भी बहुमत की प्रॉब्लम आ सकती है। मैम अगर बहुमत की प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर सुधार में देखा जाए तो अगर 10 कंट्रीज हैं और 2/3 अगर बहुमत है तो मैम फिर भी एक बेटर सिस्टम होगा वीटो से,
क्योंकि फिर कंसेंस बिल्डिंग करेंगे जो करंट P5 है उसको होने देंगे क्या? जो करंट P5 के पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है, क्या वो होने देंगे इसको? मैम अगर रियलिस्टिक टर्म में देखा जाए जो तो ये रिफॉर्म संभव नहीं आएगा है। वो तो उन 5 की सहमति से ही आएगा, तो क्या वो होने देंगे आपको लगता है? मैम वैसे तो काफी आइडियलिस्टिक स्थिति है, लेकिन नहीं करेंगे वो। नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सुधार तो आना ही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अगर सुधार आए तो एक अच्छा ही सुधार आना चाहिए, ऐसा तो ना आए कि वो उसे और ही कॉम्प्लेक्स कर दे चीजों को। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो हाल ही में वेरियस जब सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर भी रह चुके हैं नॉन परमानेंट, तो उसमें जो इंडिया का स्टैंड रहा है वेरियस मुद्दों पे, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर पे और चीज़ों पे, क्या ये आपको लगता है सही है या कुछ और होना चाहिए था? क्योंकि काफ़ी कंट्रीज ने हमें क्रिटिसाइज भी किया, हालांकि बाद में उन्होंने कुछ अपना टेम्पर डाउन किया अपना व्यू, लेकिन क्या हमने जो अपना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से और वो किया, अपना जो स्टैंड लिया वहाँ पे, क्या वो सही था आपको लगता है, और क्यों? यस मैम, मेरा मानना है कि हम वर्तमान में जो विदेश नीति अपना रहे हैं विभिन्न जो मल्टीनेशनल फोरम्स पे, मैम वो सही है। क्योंकि एक जो क्लियर कट जो एक चीज देखी जा रही है कि हमने ये मान लिया है कि पहले हमारे हित हैं, राष्ट्र हित हैं, हम उसको महत्व देंगे, उसके बाद हम बाकी जो भी अन्य कारक हैं उनको महत्व देंगे। तो मैम अगर ये सही था कि नहीं, तो ये सही था कि नहीं जो हमने किया? मैम सही था, मैं इसको सही मानूंगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। वरुण, यस सर। आप जो हो रेल एंथुजियास्ट हो, यस सर। योर डैड इज लोको पायलट। मैं देख रहा हूँ आपने फर्स्ट चॉइस भी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को दिया। यस सर। दैट्स ग्रेट। यस सर। अब ये बताओ मुझे, चलो इसी पे बात करते हैं, रेलवे के मैनेजमेंट के बारे में बात करें। यस सर। योर डैड इज ए लोको पायलट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में मेट्रो छोड़ दो, एक पायलट एक को पायलट, 2 ड्राइवर होते हैं। और ट्रेन जा रही है, सामने सिग्नल है, रेड है, ग्रीन है, क्या ऑरेंज है, क्या है, तो हाउ द टू कोऑर्डिनेट? सर ड्राइवर को पायलट 2 लोग हैं। एरर ऑफ जजमेंट ना हो, क्योंकि ट्रेन इट्स नॉट जस्ट ए कार। एक्सीडेंट हो गया तो देयर विल बी लिमिटेड कैजुअलिटी, ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया तो स्काई इज द लिमिट, देयर कैन बी एनीथिंग। तो हाउ द टू कोऑर्डिनेट कि देयर इज नो एरर ऑफ जजमेंट? सर अगर जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि जो को पायलट होता है वो सिंगल, जो दोनों ड्राइवर देखते हैं, को पायलट जो होता है वो सिंगल को खोल कर जो हमारे मेन ड्राइवर होते हैं उनको बताते हैं कि ये सिंगल जो भी नेक्स्ट सिंगल जो है ग्रीन है, येलो है जो है, फिर जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो उसको कंफर्म करते हैं। तो ये तो सर ये जो गाइडलाइंस जो हैं, जो भी रूल बुक है, उनके अंदर ये है कि कोई भी सिग्नल आने पे को पायलट पहले बोलेगा, उसको लोको पायलट कंफर्म करेगा, और कुछ भी अगर मिस अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर उसको वो रिसोल्व करेंगे उसी टाइम पर। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। गुड, यू आर ए कीन एंथुसियास्ट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मैनेजमेंट साइड। 2 चीजें हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट। पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हमारे कंट्री में जब गुड्स ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो वी गो ऑन द हाईवे, यू सी ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स। गुवाहाटी से ट्रक चलता है जालंधर और अमृतसर के लिए। इट्स नॉट अ वेरी गुड पॉलिसी। तो हाउ टू शिफ्ट गुड्स टू द गुड्स ट्रेन्स? A goods train, long haul good train with a long rack, can carry goods worth which 100 trucks will take. It will take 100 trucks to carry that much of goods. तो क्या पॉलिसी चेंज की जरूरत है, क्या होना है, so that transporters switch from trucks to goods trains?
अदरवाइज डिब्रूगढ़ से चलेगा अमृतसर के लिए तो जस्ट थिंक ऑफ ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम डिब्रूगढ़ विद टिम्बर फॉर अमृतसर। यस सर अगर ये जो प्रश्न है सर, ये इस दिशा में काफी काम भी किया जा रहा है और सर ये मुख्य चिंता भी है कि हम कैसे इस दिशा में काम करें। सर इसके लिए एक जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उनका निर्माण किया जा रहा है। 2 कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यस सर। ओके, अभी 2 जगहों पर काम चल रहा है और 4 और प्रस्तावित हैं। तो सर और भी आगे भी इन पे रिसर्च की जाएगी और आगे जहाँ भी डेवलपमेंट हो किया जाएगा। सर अगर मेन जो भी एक रेल ट्रांसपोर्ट या फिर सड़क ट्रांसपोर्ट में जो इश्यू होता है, जो इंसान भेजना चाहता है, वो देखता है कि उसका जो टाइम है वो कितनी जल्दी पहुंचा पा रहा है। दूसरा होता है कि कॉस्ट क्या है। तीसरा होता है कि सिक्योरिटी, जो उसके सामान की सिक्योरिटी क्या है। तो सर चौथा पॉइंट देखेंगे तो वो होगा कि अगर उसको सामान उस अगले पॉइंट से अगले पॉइंट पे भी पहुंचाना है, मतलब उसके बाद की कनेक्टिविटी कैसी है। सर ये 4 पॉइंट में लगता है कि जो मेन में रखता हूँ। तो सर इस दिशा में अभी हम देखें तो अभी हम थोड़ा पीछे हैं रेलवे के मामले में। क्यों सर? क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी मेन स्टेशन तक तो काफी अच्छी है, जहाँ पे हब। ठीक, फाइन, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अब इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग टू द कमिटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। इट्स अ गुड पॉलिसी एंड यू आर एंडोर्सिंग इट। इन व्हाट अदर मैनर्स these corridors can be used for economic upliftment of the country? सर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, What other? Yes. सर करंटली वाले जो हैं वही। हाँ, जैसे कॉरिडोर्स आर अंडर वे, 2-4 आर proposed. So one is along on this committed freight corridor, the goods train will run. They will run faster. They will not have to compete with the passenger trains. Transportation will be faster. It will be safe. It will be secure. Goods will reach destination intact and in time. The primary purpose is served. In what other manner this huge infrastructure can be used for economic development of the country? I am giving you a key, a clue. Special economic zones. यस सर, ये तो एक है जो मैं बताना भी चाहता कि जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको कैसे इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट कर सकते हैं हम। सर इनके अलोंग बना सकते हैं। हाँ, इनके अलोंग भी बना सकते हैं। तो जो वर्तमान में, यस सर, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं या फिर। वेरी गुड, वेरी गुड वीरेंद्र, वेरी गुड। चलो अब आते हैं पैसेंजर ट्रैफिक की तरफ। पैसेंजर ट्रैफिक में 3 चीजें आपस में कंपीट करती हैं। हवाई जहाज से यात्रा, ट्रेन से यात्रा, अपनी गाड़ी से यात्रा या पब्लिक बस से ट्रांसपोर्ट से यात्रा। ये 3 आपस में कंपीट कर रही हैं। हमें चेन्नई जाना है जयपुर से, तो मे बी आई विल प्रिफर टेकिंग अ फ्लाइट। ट्रेन will take more than 36 or 48 hours and car will take 3-4 days to reach. Where can train do better than air transport and give good competition to this addiction of we Indians to our private cars? यस सर, अगर जो स्पीड तो एक हम लिमिट तक ही ट्रेन की रख सकते हैं। अगर बुलेट ट्रेन जैसा कंसेप्ट अगर ऐसा आ जाए कि तो बुलेट तो आप ठीक है, यू आर नॉट रॉन्ग, you are not wrong, but that is a high cost project. There cannot be many projects, it will take time. Okay, one project is coming up. आप immediate solution बताओ। सर इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही होगा कि जैसे कि तुम्हें जयपुर से दिल्ली आना है, यस सर, तो सर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, या इवन दिल्ली से लखनऊ के या अमृतसर के लिए निकलना है, तो what should railways do so that commuter is not tempted to take out his car or go 2 hours advance to the airport to catch the next flight? यस सर, अगर इमीडिएट सॉल्यूशन अगर मैं
बताऊं तो सर ये हो सकता है कि हम ट्रेन के स्टॉपेज कम कर सकते हैं। एक तो पहले सर हम शॉर्टेज रूट जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और सर जो कोचेज हैं, जो एलएचबी की जगह जो एलएचबी कोचेज यूज किए जा रहे हैं सर, उनको कंपलसरी कर दिया गया। So what should the policy maker do? You go on to become chairperson of the railway board. So what will be your advice to the railway minister and to the cabinet, to the government, as a policy matter? सर हमें जयपुर से चेन्नई की जो है यात्रा न्यूनतम करनी है सर, इस विषय में ना कहाँ पर हम एयर ट्रैफिक के लिए हम स्पेस छोड़ दें और कहाँ पर हम एयर मूवमेंट बाय एयर को compete करें। सर स्पेस अगर हम छोड़ दें सर, एक छोड़ने का मतलब एकदम नहीं छोड़ दो, इट विल नॉट बी वैक्यूम। प्रायोरिटाइज हम क्या कहाँ पे करें, क्या करें प्रायोरिटाइज? सर प्रायोरिटाइज अगर हमें करना है तो सर हमें जो मेट्रो सिटीज हैं, हम जो जैसे जयपुर दिल्ली हैं, इनको तो सर इनकी जो कनेक्टिविटी है इसमें जो मेजर पार्ट है सर, हमें ये एयरलाइन सर्विस को देना। प्रीमियम सर्विस जो होती है, जो प्रीमियम ट्रेवलर्स होते हैं सर, वो उनके लिए टाइम एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तो सर वो एयरलाइन से ही जाना चाहेंगे। सर उसके अलावा जो मीडियम पैसेंजर होते हैं, फिर लो इनकम वाले पैसेंजर होते हैं सर, उनके लिए ट्रेन रखनी चाहिए। गुड, यू हैव यूज्ड अ राइट टर्म। मीडियम सेक्टर, शॉर्ट डिस्टेंस सेक्टर, सिटी, विद इन सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस सेक्टर्स। तो जो मीडियम सेक्टर है, वी शुड हैव credible, reliable, fast moving trains. Hello. So that Very good. Thank you. किसी को चंडीगढ़ जाना है तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने की ना सोचे। या किसी को जयपुर जाना है तो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, 15 मिनट पहले ट्रेन में बैठे और अगले 3 घंटे में जयपुर में। सर इसका एक एग्जांपल जो भी मैंने रिसेंटली पढ़ा है सर, एक रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिन पर काम किया जा रहा है दिल्ली मेरठ के बीच में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी की जा सकती है। यस, इट इज ए गुड प्रोजेक्ट। फाइन, प्लीज। हेलो वीरेंद्र, अभी रिसेंटली राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? अभी रिसेंटली राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा? सर उसका उद्देश्य अगर हम देखा जाए तो सर उसका उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य तो यही है कि सर जो हम एक नई तरीके से हम जो संसद का निर्माण कर रहे हैं, एक नया आर्किटेक्चर ला रहे हैं और नई पूरा एक परिवर्तन ला रहे हैं, जो मेन जो दिल्ली का जो एरिया है जहाँ पे हमारी सरकार जहाँ से चलती है। तो सर जो पुराना जो प्रणाली थी सर, वो एक जिसे कहा जाए एक ब्रिटिश कालीन प्रणाली थी। तो हम जब नई अपना कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, नया विकसित कर रहे हैं, तो हमें अपना नाम उसको देना चाहिए। तो सर मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा कि ये हमारी पहचान है, तो हमारी पहचान का नाम ऐसा हो जो हमसे जुड़ा हुआ हो। तो सर ये कारण रहा होगा। जो इसको वैसे कॉलोनियल लेगेसी कहते हैं, वैसे कि जो अंग्रेजों की जो रह गई थी यहाँ पे लेगेसी, उसको हटाने के लिए तो रेलवेज को भी हटा देना चाहिए। रेलवेज को अगर कॉलोनियल लेगेसी है तो सर कॉलोनियल लेगेसी सर हटा देना चाहिए, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। सर मेरा ये मानना है कि हमारी जो संसद है सर, वो हमारी पहचान होती है। अगर हमारे लोकतंत्र की पहचान है सर, अगर लोकतंत्र में ऐसे कारक हों जो हमारे संस्कृति, हमारे देश से जुड़े हुए हों, तो सर वो एक ज्यादा प्रभावी होता है, लोगों का एक विश्वास भी उसमें ज्यादा होता है। तो सर मुझे लगता है कि ये काम संसद तक ठीक है। अगर रेलवे में लाएंगे तो रेलवे सर हमारी जरूरत है सर, हम उसको कॉलोनियल लेगेसी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेज थे, वो तो उसको वहीं छोड़ गए थे, वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट पूरे कर गए थे। सर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है हमने अपनी नीड से किया है, हमारी जरूरतों के अनुसार किया है। तो सर ये हमारी लेगेसी है, ना कि कॉलोनियल लेगेसी। तो समय रेलवे का तो जी बिल्कुल। ओके, गांधी जी का क्या विचार था रेलवेज को लेकर? सर
गांधी जी का सर मुझे एग्जैक्ट विचार तो याद नहीं है सर, लेकिन मैं जो लिंक कर पा रहा हूँ सर, उनका ये था कि जो व्यवस्था है वो विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। तो सर शायद वो रेलवे के इतना पक्ष में नहीं थे, जहाँ तक मुझे बुरा जैसे चैप्टर पढ़ना है, हिंद स्वराज में चैप्टर है रेलवेज पर, 2 चैप्टर हैं तो वो पढ़ने पड़ेंगे। तो गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे, वो चाहते थे हटा दिया जाए। ओके, तो अच्छा, रेलवेज में एक जब ट्रेन खड़ी होती है, आइडलिंग कर रही होती है, तो उसमें एक हिस की साउंड आती है, जैसे कहते हैं सीटी बज रही है, तो वो हिस की साउंड क्यों होती है? सर जो रेलवे में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है वर्तमान में। तो सर उसमें ये होता है कि जो कंप्रेसर होता है वो एक एयर प्रेशर मेंटेन करके चलता है। तो जैसे ही हमें ब्रेक लगाना होता है तो हम उस पूरे पाइप से कुछ एयर रिलीज करते हैं, जिससे जो पिस्टन होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, जिससे जो ब्रेक शू होता है वो जो हमारे व्हील्स होते हैं उनसे कनेक्ट होता है। तो सर जो प्रेशर ड्रॉप होता है तो सर वो जो लीक करता है प्रेशर, उसकी आवाज भी आती है सर। ओके, तो अच्छा चलो इस पर थोड़ा सा जो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉइस्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी रहता है, मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और उसको रिलीज करना होता है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो वो हिस की साउंड बढ़ जाती है, बार बार आएगी। ओके, तो ओके, यहाँ पर एक चीज है। और अच्छा, एक पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं अभी जैसे रिसेंट टाइम्स में मिलिट्री कूस की बात करते हैं, सैन्य तख्तापलट, ये कम हो गए हैं, सैन्य तख्तापलट बहुत ही कम हो गए हैं दुनिया में। इसके कारण क्या रहा होगा? सर मिलिट्री coup कम हो गए सर, इसका अगर हम कारण देखें तो हम देखना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था ज्यादा आधिपत्य में है, जिन हेजेमनी किसकी है। सर अगर हेजेमनी हम देखें तो सर वो यूएस की है, यूएस की थी अभी तक। और सर उसमें डेमोक्रेसी जो है एक उनको काफी प्रमोट करते हैं। तो जो हेजेमन देश को ही अन्य देश फॉलो करते हैं। तो सर ये एक कारण रह सकता है कि वो व्यवस्था को एक वो अच्छी व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, तो कूप नहीं हो रहे हैं और डेमोक्रेसी अच्छा आगे की तरफ गति कर रही है। और पार्लियामेंट में स्पीकर रहता है, स्पीकर जो यूजुअली एक उसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन पर है स्पीकर। तो एक ऐसी व्यवस्था किसी भी दुनिया में किसी भी संसद में नहीं है जहां पर स्पीकर न्यूट्रल ही इलेक्ट हो, कोई बिना पार्टी का इंसान को स्पीकर बना दिया जाए। ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होगा कि स्पीकर हमेशा किसी पार्टी को क्यों बिलोंग करता है, जबकि उसका काम न्यूट्रलिटी का काम है? सर हाँ, ये ज्यादातर जो डेमोक्रेसी है वहां पे देखा जाता है कि जो स्पीकर है वो न्यूट्रल रूप में कार्य नहीं कर पाता है। सर इसका कारण तो यही है कि सर जो मेजोरिटी में होता है सर वो ही स्पीकर सेलेक्ट, सर स्पीकर को जो सिलेक्ट करते हैं सर वो जो चुने हुए सांसद होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं। तो सर इस कारण वो उन्हीं की विचारधारा से एक वो जो व्यक्ति होता है उसको चुनते हैं सर। लेकिन अगर हम का एक मॉडल देखें तो सर वहां पर जो स्पीकर होता है उसको चयन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना होता है, और वो एक ऐसा माना जाता है कि उसको न्यूट्रल वे में काम किया कर। सर काफी सफल भी है व्यवस्था। तो सर ये एक है तरीका इसको डील करने का। आप ब्लड डोनर रह चुके हैं, आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की व्यवस्था है कहीं दुनिया में? आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जा सकता है? आर्टिफिशियल ब्लड? जी हाँ, आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी, कोई व्यवस्था एग्जिस्ट करती है? सर अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर, इस पर रिसर्च चल रही है सर, मुझे आइडिया नहीं है सर इसका कंफर्म। आखिरी सवाल, सोक्रेटिक मेथड किसे कहते हैं? सोक्रेटिक मेथड? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वीरेंद्र। थैंक यू सर। आपका कब है इंटरव्यू, कब है, डेट आ गई या नहीं अभी? सर आ गई सर, 21 फेब को। 21 फेब को है, तो अभी टाइम है। ओवरऑल आप बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए, कैसा गया आपका इंटरव्यू? सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। सर मैंने मतलब अगर अभी से शुरू किया है मेरा पहला बार, तो सर इतना अच्छा नहीं रहा है। तो सर थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, तो इतना तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि अच्छा गया है। कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं? सर एक तो सर मुझे रेलवे का जो हिस्ट्री है सर उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। पहला ही क्वेश्चन पे आप ट्रिप कर गए।
यस सर, मुझे वो पता था लेकिन मैं रिवाइज नहीं किया तो मैं भूल गया उसको। तो आप बताइए, अब बताइए कौन से साल में था, कौन सी डेट पे था? सर मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है सर, मुझे इतना पता है वो ठाणे से मुंबई के बीच में था। ये तो है, पर पढ़ लीजिए क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ना। हाँ, और कहाँ पे आपको दिक्कत आई? सर जो ऑप्शनल के क्वेश्चन थे उनको मैं और बेटर डील कर सकता था। हाँ, यू हैव टू रियली रिवाइज योर ऑप्शनल, क्योंकि नाउ राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब आपको इतना भी नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, ओवरऑल आपके पर्सनालिटी इज गुड एंड यू कैन डू वेरी वेल, तो पोटेंशियल है, बट अभी आपके पास टाइम है, तो ये एक बना लीजिए 50-60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उस पर फिर बुलेट पॉइंट्स लिखिए। जैसे आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अच्छा दिया आंसर, बट नैनोटेक वाज नॉट अ गुड आंसर। लास्ट में नैनोटेक, क्योंकि वो आपको 5th देना ही था, इसलिए शायद आपने दे दिया। नैनोटेक तो बहुत पुरानी वो हो गई ना टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये सोच के थोड़ा सा आपको ये देखा जाएगा कि कितनी जल्दी और कितने अच्छे से आप आंसर्स दे सकते हैं। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इट्स नॉट बैड एट ऑल, बट देयर स्कोप फॉर मच इम्प्रूवमेंट। स्पेशली आप रेल एंथुजियास्ट हैं, तो रेल वाले क्वेश्चंस को तो आपको बहुत अच्छे जवाब देने होंगे। यस सर। वीरेंद्र, थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना पड़ेगा अपने फैक्ट्स वगैरह, और क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड फोकस लाना पड़ेगा थोड़ा, तो उस पर आप काम करिएगा। और अभी टाइम है आपके पास थोड़ा, बुलेट पॉइंट्स और मेन हर एक जो मेन इंटरनेशनल रिलेशंस और इस वक्त तो पॉलिटिकल थ्योरी और सब चीज़ों पे जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रीफली करिए। आप थोड़ा लंबा हो जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जा रहे हैं, तो या लंबा बोल रहे हैं, इतना ज़रूरत नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया है फोकस करके उसके ऊपर, और उसके अपने थॉट्स को आप फोकस करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपको उससे होगा। ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट लिटिल फोकस एंड लिटिल क्लैरिटी आपको चाहिए अपने जो फॉर्मुलेट करते हैं जवाब, उसमें थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड ब्रश अप योर इन्फॉर्मेशन प्लीज, और स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों पे। और रेलवेज पे तो उन्होंने बताई दिया आपको, तो हर एक चीज़ में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी अपनी। एंड ओवरऑल ऑल गुड, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यस सर, यस मैम, थैंक यू। वीरेंद्र, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आपका गेटअप भी ठीक है। अगर ज़्यादा गर्म नहीं हो तो जब जाओगे इंटरव्यू में तो एक जैकेट पहन लेना। यू कैन पुट ऑन ए regular lounge suit, or you can put on this thing, some combination kind of thing, या blazer, so that sends a good right, better. Otherwise सब कुछ ठीक है, आपका appearance वगैरह ठीक ठाक है, अच्छा है। और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अपीयरेंस था, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू और रियल वॉट एवर, यू हैव डन वेरी गुड। ठीक है, अपना नॉलेज को ब्रशअप करो, ये जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको और बढ़िया बनाओ। और जब आप एक किसी कंसेप्चुअल अगर कोई क्वेश्चन अगर आप उसका अच्छा आंसर देते हैं तो उससे बहुत बढ़िया इंप्रेशन जाता है कि आप बात को समझ रहे हैं। ठीक है ना? जैसे फ्रेट वाला आंसर आपका बढ़िया था, लेकिन जैसे पैसेंजर की तरफ शिफ्ट किए तो आप थोड़ा वेवर करने लगे। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो है कितनी जो मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस और मीडियम डिस्टेंस में कितनी नई नई ट्रेन्स आ रही हैं, फास्ट ट्रेन्स आ रही हैं। व्हाट इज द आइडिया कि अगर किसी को बनारस जाना है, किसी को मीडियम डिस्टेंस में कहीं जाना है, तो व्हाई शुड ही गो टू द एयरपोर्ट 2 hours in advance, then wait there, then take the flight। और एक बढ़िया ट्रेन अगर है, कमिटेड ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस बढ़िया चल रही है, मीडियम डिस्टेंस में, तो इट इज लाइक पॉलिसी क्या, शिफ्ट द पैसेंजर फ्रॉम सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम मूवमेंट बाय रोड एंड मूवमेंट बाय एयर टू मूवमेंट बाय ट्रेन। विद इन सिटी मेट्रोज, इंटरसिटी ट्रेन। यहाँ से मेरठ जाना है, ट्रेन में बैठे 1 घंटे में मेरठ। क्यों निकाले कोई आदमी अपनी कार? यहां से अमृतसर जाना है, क्यों जाए एयरपोर्ट 2 घंटा एडवांस में? ट्रेन में बैठे अगले 5 घंटे में या 4 घंटे में अमृतसर।
ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। अगर इस चीज को तुम ठीक से कम्युनिकेट कर दोगे, तुमने कहा भी योर डैड इज ऑटो, यू आर ए रेलवे एंथुजियास्ट, तुमने मतलब आप पहले देख रहा हूं मैं जिन्होंने कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को फर्स्ट चॉइस दिया, यू आर रियली कमिटेड, आप कमिटेड हो, यू आर पैशनेट अबाउट इट। तो जब आप पैशनेट अबाउट हो किसी विषय के बारे में, तो कंसेप्चुअल चीजों को भी बढ़िया से हैंडल करो। और अगर आपने कंसेप्चुअल चीजों का बढ़िया आंसर दिया, जैसे जो मैंने पूछा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं थी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। यस सर। ये कौन सी नई ट्रेन आ रही है ना, गतिमान, और कौन कौन सी नई ट्रेन आ रही हैं? यस सर, तेजस, गतिमान। यस सर। तेजाज, क्या कौन से हैं? वेरी न्यू ट्रेन आर कमिंग। तो ये जो ट्रेन है ये फोकस कर रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस और मीडियम डिस्टेंस को, कि ये पैसेंजर को हम शिफ्ट करें, रोड ट्रांसपोर्ट से हम शिफ्ट करें और एयर मूवमेंट से शिफ्ट करें। 50 हवाई जहाज से जितने पैसेंजर जाएंगे वो एक ट्रेन से निकल जाएगा। इट्स ऑल्सो गुड फॉर क्लाइमेट, टू मच ऑफ क्राउड इन द एयर। तो इन चीजों पे, ये कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान दो, यू कैन डू बेटर एंड यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, आई टेल यू। बढ़िया सा ब्रश अप कर लो, पॉलिश कर लो अपने आप को, यू विल बी थ्रू। ओके, यस सर, थैंक यू सर। PSIR पर ब्रश अप करना भी जरूरी है। PSIR थोड़ी सी अभी पीछे रह गई है। और जैसे सर ने प्रीवियस किसी कैंडिडेट को एक रिकमेंड किया था, मैं आपको वो तरीका आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सर ने कहा था कि वॉक करने जाओ अगर, तो खुद के से सवाल पूछो, खुद को ही आंसर करते रहो, तो थोड़ा जो क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ जाती है। तो खुद को जब जवाब देना शुरू करोगे तो जो कनेक्शन तेज हो जाता है सोचने का और बोलने का। वॉक का मतलब हो गया जो तुम्हारा स्पेयर टाइम है आजकल। यस सर। एंगेज करो अपने आप से, सेल्फ एंगेजमेंट विद द क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड टू यू। जब क्वेश्चंस निकल रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, तो प्लीज उनको सोचते रहो। डाइवर्सिफाइड जितने क्वेश्चन सोच लोगे, उनके आंसर्स कुछ गूगल कर लोगे आके, तो फायदे में रहोगे। तो अभी जरूरी है, जो डेट भी आ चुकी है 21 फरवरी, बहुत नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। तो जो मेंस लेवल प्रिपरेशन थी, जो इंटेंसिटी थी, वापस लेके आनी पड़ेगी। तो जो हो सकता है, बहुत ही अच्छा डाफ है जो रेलवे मैनेजमेंट को अपने फर्स्ट रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली जो एक यूनिक चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहोगे सर? सर मुझे एक चीज पूछना है सर। मेरा जो आई कांटेक्ट होता है सर, शायद वो तो इतना दिखा नहीं होगा अभी, जो वो कैसा है सर? वैसे सर, जो आपका क्वेश्चन था जो आपने बताया सर, वो नेटवर्क की वजह से काफी दिक्कत हुई अभी मुझे। मैं 2-3 क्वेश्चन मिस ही कर गया टोटली। तो मैंने गेस किया उनका आंसर, मुझे क्वेश्चन भी पता नहीं था पूरा। तो सर ये भी एक इशू आ गया था। हाँ ठीक है, ओके सर, मैं अच्छा करूँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।